हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज में। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यायपालिका की जुडिशियरी की। तो जो यूनियन जुडिशियरी है, संघ की जुडिशियरी या न्यायपालिका है, उसके प्रावधानों को जानेंगे कि किस तरह से यह काम करती है और किस प्रकार की न्यायपालिका हमारे देश में है। तो चूँकि हमारे देश की न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र रूप से है, और अगर न्यायपालिका में देखें तो हम स्टेट की न्यायपालिका होगी उसको देखेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल जो यूनियन की न्यायपालिका है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि न्यायपालिका से अलग अलग एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने की आशा है या बन सकते हैं, वो सारे हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर न्यायपालिका की हम बात करें तो जो हमारे देश का लोकतंत्र है, वह 3 पिलरों पर बंधा हुआ है। तो हमारे जो देश का लोकतंत्र है वो 3 पिलरों पर खड़ा हुआ है। एक होती है कार्यपालिका, दूसरा है इसका विधायिका, और तीसरा है न्यायपालिका। तो ये हमारे जो लोकतंत्र है हमारे देश का, यह 3 पिलरों से मिलकर बना है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जो कार्यपालिका होती है वो चीज़ों को लागू करवाती है, विधायिका विधि बनाती है, और न्यायपालिका क्या है? न्याय दिलाती है। तो इन 3 चीज़ों में कार्यपालिका और विधायिका को हम देख चुके हैं। अभी हम न्यायपालिका को शुरू करते हैं। अगर न्यायपालिका की बात की जाए कि न्यायपालिका का वर्गीकरण जो है, अगर हम न्यायपालिका का वर्गीकरण देखें, क्लासिफिकेशन, तो यह 2 तरह से है। एक संघ में अर्थात यूनियन, और दूसरा है स्टेट, राज्यों पे। जो संघ में होता है वह सुप्रीम कोर्ट काम करता है। जो यूनियन लेवल पे है वह इसका काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और राज्य में जो है वह करता है हाई कोर्ट, और उसके नीचे क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जैसे कोर्ट कचहरी आपने सुने होंगे। तो इसमें क्या है? आर्टिकल 124 से क्या हो जाता है? आर्टिकल 124 से हमारा संघ शुरू हो जाता है, जिसमें 124 में सुप्रीम कोर्ट दिया है और ये 147 तक है। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये 214 से शुरू होता है और 231 आर्टिकल्स तक दे रखा है। तो अगर संघ की न्यायपालिका के बारे में बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट मेन है, जिसका क्या है? आर्टिकल 124 से 147 तक क्या दे रखी है? संघ की न्यायपालिका दे रखी है। और अगर राज्यों में बात किया जाए न्यायपालिका का, तो इसके लिए हाई कोर्ट होता है यहाँ पे, और कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। यह ऐसी सुप्रीम कोर्ट ना हो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जैसे कोर्ट कचहरी, जिला न्यायालय वगैरह ये होते हैं। इनका आर्टिकल 214 से लेके 231 तक इसमें वर्णन है। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, संघ की कार्यपालिका की। अगर देखा जाए तो हमारे जो संघ की कार्यपालिका है वह क्या है? एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका क्या है? सबसे ऊपर इसमें क्या होता है? एपेक्स पे सुप्रीम कोर्ट है। ये जो एपेक्स है यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे क्या है? अदर कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अदर कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इस तरह से यह क्या है? एक जो है एपेक्स पे कौन होता है सबसे ऊपर? सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या है? यूनिलेटरल क्या है? जुडिशरी सिस्टम अपने भारत में है। जिस तरह से आप अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट से आपके फैसले आते हैं, फिर वो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, लेकिन फाइनल जो डिसीजन है, क्या अगर कहीं कहीं सुनवाई नहीं होती है, तो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के बेस पर सबसे ऊपर है, सर्वोच्च स्थान पर है। अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत क्या है, तो हमें पता है हमारे जो देश का संविधान है वह लिखित संविधान है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान है, और कोई भी चीज़ लिखित है तो उसकी व्याख्या करने वाला कोई चाहिए। तो अगर जब संविधान लिखित है, अगर संविधान के किसी भी अनुच्छेद की या संविधान की व्याख्या की जब भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए क्या बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, और वही क्या है? इसकी व्याख्या करता है। तो पहली बात तो संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत थी। अगर दूसरी बात किया जाए तो जो संविधान का जो गार्जियन है या कस्टोडियन है, वह भी कौन है? संरक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट को ही माना जाता है।
दूसरा, अगर मान लिया जाए कि स्टेट और सेंट्रल में क्या है, यूनियन में यहाँ क्या होता है, अगर कोई विवाद होता है स्टेट और यूनियन में, अगर कोई विवाद होता है किसी विषय को लेके, तो इसकी सुनवाई कौन करेगा या इसका फैसला कौन देगा? तो इसके लिए भी क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या है, गठन किया गया। तो स्टेट और यूनियन का विवाद या फिर दो स्टेटों का विवाद, मान लिया जाए किसी स्टेट का एक हाई कोर्ट है और दूसरे स्टेट का भी एक हाई कोर्ट है, तो दोनों में सुनवाई करेंगे, तो उसी राज्य के सुप्रीम हाई कोर्ट में सुनवाई ना होकर क्या है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ी। तो जब सेंटर मतलब यूनियन और स्टेट का विवाद हो या स्टेट का विवाद हो, इन सब के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत थी, इसलिए इसको क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट की गठन किया गया। तो अगर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के गठन को हम देखें तो हमारे यहाँ आता है आज़ादी से पहले 1935 का क्या था, भारत सरकार अधिनियम आया था। तो जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इसी में क्या है, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो 1935 के अधिनियम में एक फेडरल कोर्ट के स्थापना की बात की हुई थी, और जिसके तहत क्या था, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसी फेडरल कोर्ट को क्या किया गया 1950 में, इसी फेडरल कोर्ट को क्या किया है 1950 में क्या दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दे दिया गया। तो 1950 में इसको क्या दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दे दिया गया। तो अगर जो फेडरल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को ही आज क्या है, सुप्रीम कोर्ट को ही क्या जाना जाता है, फेडरल कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि अगर कोई विवाद जो ऐसे हैं, जो कोई विषय हैं जिनके ऊपर अगर कोई विवाद है या उनका फैसला लेना है, जो आज़ादी से पहले के नियम थे, तो आज़ादी के पहले के नियमों पर भी जो है अगर कोई फैसला लेना होता है तो वह काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का ही काम माना जाता है। तो अगर हमने इसका देखा कि सुप्रीम कोर्ट का गठन या फिर इसकी को पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड था, वह हमने जाना, हमने देश की न्यायपालिका को देखा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 124 की। तो अगर हम आर्टिकल 124 की बात करें तो इसमें दे रखा है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो 124 से हमारे देश की न्यायपालिका शुरू होती है, संघ की न्यायपालिका। तो 124 में दे रखा है कि हर भारत का क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल 124 में दे रखा है कि भारत का एक क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। तो भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और यह क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, जो जजों की बात करें अगर हम, तो जो सुप्रीम कोर्ट होगा, तो इसमें हम अगर जजेस की बात करें तो 33 + 1, तो फिलहाल जो एक क्या है, चीफ जस्टिस, और 33 क्या है, जस्टिस, न्यायाधीश। तो 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश से मिलकर क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट मिलेगा। तो इसका बात की जाए अभी प्रेजेंट में, तो 34 हमारे क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, जिनमें से एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश, और 33 जस्टिस हैं। तो 34 टोटल हैं। अगर हम मूल संविधान की बात करें, जब हमारा संविधान बना था, तो अगर इन जजों की संख्या की बात करें तो यह संख्या 8 थी। तो मूल संविधान में 8 थी, जिनमें से 7, 1 + 8 थी, 1 + 7, जिसमें से एक कौन होता था, चीफ जस्टिस, और बाकी के क्या थे, न्यायाधीश होते थे, जस्टिस होते थे। तो अगर मूल संविधान में जजों की बात करें तो यह 8 थे, 7 + 1। इसके बाद क्या हुआ, 1956 में इसको क्या कर दिया गया, जो जजों की संख्या होती है सुप्रीम कोर्ट में, यह डिसाइड करती कौन है, भारत की पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कितने जज होंगे। तो भारत की पार्लियामेंट क्या है, कानून बनाकर, विधि बनाकर, लॉ बनाकर क्या करती है, जजों की संख्या को निर्धारित करती है, कम या ज़्यादा घटा बढ़ा सकती है। तो मूल संविधान में इसमें 8 थे, 7 + 1। उसके बाद 1956 में कितने हो गए थे, 10 + 1, 11 हो गए थे, 10 + 1, 11। उसके बाद 1960 में या 14 थे, 13 + 1। 1916 में इनको बढ़ाकर 14 कर दिया गया था। अगर हम अब वर्तमान की बात करें तो 34 हैं, 33 + 1। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो भारत में मूल संविधान जब लागू हुआ था, उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी थी, तो 7 + 1, 8 थी। और अगर वर्तमान में बात किया जाए तो 34 है, जिसमें से क्या है, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश से मिलकर क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट बनेगा। अगर आप बात करें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल की बात,
तो जो न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति और कार्यकाल की बात करें तो इनकी नियुक्ति करता कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो ये हमने देखा था 33 + 1 जो है अभी 34 हैं, जिनमें से एक क्या है? चीफ जस्टिस है। तो जब चीफ जस्टिस की नियुक्ति की बात होगी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की, तो वह कौन करेगा? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और ये बाकी के जो जज हैं इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन किसकी परामर्श पर? क्योंकि चीफ जस्टिस की नियुक्ति तो स्वयं राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। अब यह क्या है? जो बाकी के 33 जो जज होंगे इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन किसके परामर्श पर? एडवाइस लेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। अगर हम इसको नॉर्मल भाषा में बात करें तो यह एक कॉलेजियम सिस्टम ही होता है कि कॉलेजियम एनजेएसी की हम आगे बात करेंगे कि एनजेएसी क्या है और किस बेस पर क्या है इन जजों की नियुक्ति होती है। तो ये 33 के अन्य जज हैं, यह क्या है? एक तरह से जो एनजेएसी है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है, उसकी सिफारिशों पर कौन? राष्ट्रपति इन 33 जजों की भी नियुक्ति करता है। तो चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति और बाकी के जजों की नियुक्ति चीफ जस्टिस के परामर्श से भी राष्ट्रपति करता है। तो इनकी नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट के अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे इनका कार्यकाल क्या है? जो इनकी एज है, अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज क्या है? मिनिमम एज यह फिक्स नहीं है। मिनिमम एज फिक्स नहीं है, यहाँ से हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है। जैसे हमने देखा था जो राज्यसभा थी उसके लिए 30 साल होती थी, राष्ट्रपति के लिए 35 साल होती थी मिनिमम एज। इस तरह से ही क्या है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करें तो इसकी मिनिमम एज कहीं भी नहीं दी है, फिक्स नहीं है कि कितनी मिनिमम एज होगी। अगर मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो यह क्या है? 65 ईयर्स तक की एज होने पर क्या है? इनका कार्यकाल रहेगा। अर्थात जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज लग गया है और उसकी जो एज है 65 ईयर्स तक नहीं हो जाती है, तो वह क्या है? अपने पद पर बना रह सकता है। तो मैक्सिमम एज की बात करें तो 65 और मिनिमम एज दी नहीं है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में हमने देखा। अगर बात करें न्यायाधीशों की पात्रता क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या होगी, कि कौन व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का क्या बनना है? न्यायाधीश बनना है, तो उसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होंगी? तो हम क्वालिफिकेशंस में देखेंगे कि सबसे पहले वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक या सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर दूसरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो वह क्या है? 5 साल तक 5 साल तक क्या है? किसी भी स्टेट हाई कोर्ट का 5 साल तक क्या है? किसी भी स्टेट हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए? न्यायाधीश रहा होना चाहिए। पहला देखा भारत का सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा किसी भी स्टेट के एक न्यायालय में, मतलब एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में क्या है? 5 साल तक न्यायाधीश अगर कोई व्यक्ति रहा है तो वह एप्लीकेबल है, एलिजिबल है किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए। अगर तीसरी बात करें तो या वो 10 साल तक क्या होना चाहिए? 10 साल तक एडवोकेट, 10 साल तक क्या है? एडवोकेट या अधिवक्ता। 10 साल तक वह क्या है? उसने वकालत की हो, कहाँ? किसी भी कोर्ट में। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 साल तक स्टेट हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए? किसी भी स्टेट हाई कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, या 10 साल तक का क्या है इसको अधिवक्ता के रूप में उसने कार्य किया हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है, तो ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर लिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अगर हम बात करें कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है, कि मुख्य न्यायाधीश चुना कौन जाएगा, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन यह प्रचलन क्या है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है, उसी को क्या बनाया जाता है? मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। अगर इसके प्रावधान में देखें तो इसका जो स्टार्टिंग का प्रावधान था वह यही था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसको क्या बना दिया जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा, या फिर क्या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। लेकिन बीच में इंदिरा गांधी की सरकार आई थी, उन्होंने इस रूल को कई बार तोड़ा था और
जब इस रूल को तोड़ा था तो उनसे जो चीफ जस्टिस लगने थे, जिस सबसे सीनियर मोस्ट जज थे, उनकी जगह क्या था, किसी और को लगा दिया गया था। तो बीच बीच में यह क्या है, विधायिका हस्तक्षेप करती रहती थी। अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की पात्रता, अभी देखा हमने इनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अगर हम इनके आधार की बात करें कि क्या क्या आधार होंगे, तो या तो साबित कदाचार, या फिर असमर्थता। साबित कदाचार या असमर्थता के तौर पर क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश पर क्या है, साबित कदाचार या असमर्थता क्या है, अगर ऐसा पाया जाता है कि वो असमर्थता है उसमें, तो उसको क्या कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद से हटा दिया जाता है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है, इसको हटाने के लिए क्या है, संसद में क्या है, संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा, जो पार्लियामेंट है उसमें प्रस्ताव लाया जाएगा। और अगर यह प्रस्ताव लोकसभा में आएगा, अगर यह प्रस्ताव लोकसभा में आएगा तो 100 व्यक्ति इस प्रस्ताव पर क्या होने चाहिए, तैयार होने चाहिए, 100 सदस्य। और अगर राज्यसभा में यह प्रस्ताव आता है तो इस पर 50 सदस्य क्या है, तैयार होने चाहिए। तो जो प्रस्ताव आएगा वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के नाम से ही आएगा। जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की बात की जाएगी तो वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के नाम से आएगा। अगर लोकसभा में वह प्रस्ताव आता है तो उसके लिए क्या है, 100 सदस्यों द्वारा नामित होना चाहिए। और राज्यसभा में आता है तो 50 सदस्यों द्वारा क्या है, अनुमोदित होना चाहिए। तो इस तरह से अगर ये प्रस्ताव आता है, और प्रस्ताव आने के बाद क्या है, अगर सदन के प्रस्ताव आने के बाद सदन के क्या है 50% +1, मतलब क्या है, आधे से एक ज़्यादा। अगर 50 कुल जो होंगे, कुल सदस्य संख्या क्या है 50% +1 के द्वारा अगर यह प्रस्ताव पास कर दिया जाता है तो उनको हटा दिया जाएगा। या फिर क्या है, यह तो कुल संख्या, यह सदन की कुल संख्या क्या है 50%। या अगर हम बात करें मतदान या उपस्थित, अगर मतदान और उपस्थित सदस्यों की संख्या की बात करें तो यह 2/3। अगर सदन की कुल संख्या तो 50% प्लस एक व्यक्ति अगर इस प्रस्ताव पर पास कर देंगे तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटा दिया जाएगा। और अगर जो कुल सदस्य ना देख के अगर जो प्रेजेंट सदस्य हैं पार्लियामेंट के सेशन में, सत्र में, तो उसमें मतदान करने वाले और उपस्थित संख्या के 2/3 बहुमत से अगर लोग इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटा दिया जाता है। तो अनुच्छेद, यह कई बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की बात की गई है। तो आर्टिकल 124 में ही क्या है, ये सारे गठन की भी बात थी, सुप्रीम कोर्ट का गठन के कौन कौन व्यक्ति होंगे और इनको हटाने की भी बातें इसी में की गई हैं। इनकी क्वालिफिकेशन भी आर्टिकल 124 में ही दी गई हैं। अगर हम बात करेंगे अब NJAC, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या होता है। तो हमने देखा था जो अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको क्या है, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा क्या है, चुना जाता है। राष्ट्रपति क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसके परामर्श पर, अर्थात जो चीफ जस्टिस है वह, इसी की बात कर रहे हैं हम, NJAC, ये जो आयोग है इसी को कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। तो इसके बेस पर क्या है, उन बाकी के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। तो NJAC का कमीशन जो होगा, NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो इसका अगर गठन देखें, इसका कंपोजिशन देखें, तो इसके कंपोजिशन में कौन कौन सदस्य होंगे। तो NJAC में देखें तो सबसे पहले होगा इसका चीफ जस्टिस। तो एक तो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस कमीशन में कौन कौन सदस्य होंगे या कितने सदस्य होंगे इस कमीशन में, तो इसमें सबसे पहले एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और दूसरा क्या है, दो कौन होंगे, एक तो हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो दो होंगे वह होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद में सीनियर मोस्ट 2 जज। क्योंकि चीफ जस्टिस तो सीनियर मोस्ट जज होता है, जो चीफ जस्टिस लगता है वो सीनियर मोस्ट लगता है। तो चीफ जस्टिस के बाद जो अदर 2 जो होंगे, अगले जो 2 न्यायाधीश होंगे जो सीनियर मोस्ट होंगे, तो वह 2 व्यक्ति, तो सबसे पहले चीफ जस्टिस के बाद के 2 सीनियर मोस्ट जज। तीसरी बात करें, तीसरा व्यक्ति कौन होगा, तो लॉ मिनिस्टर, इस कमेटी का जो अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, तो एक कौन होगा, एक होगा लॉ मिनिस्टर।
अगर बात की जाए तो दो और सदस्य इसमें क्या है, दो और सदस्यों को इसमें कमीशन में होते हैं। इन दो सदस्यों की अगर नियुक्ति की बात करें, अगर इन दो सदस्य जो हैं, ये दो सदस्यों का नामांकन कौन करता है, तो इन जो दो सदस्यों को चुनने के लिए होंगे उसकी भी एक कमेटी गठन होगी। उस कमेटी में कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, अपोजिशन का लीडर। तो यह तीनों मिलकर के आए, दो सदस्य और चुनते हैं किसके लिए, एनजेएसी के लिए। अगर बात की जाए विपक्ष का नेता, तो जो अगर विपक्ष का नेता सरकार में नहीं है, तो जो भी विपक्ष का दल होगा, सबसे बड़ा दल होगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोटें प्राप्त होंगी, जिसके पास सबसे ज़्यादा सदस्य होंगे, तो उसी का जो नेता होगा वह क्या है, उस विपक्ष का नेता, सीजेआई और भारत का प्रधानमंत्री तीनों मिलकर दो सदस्य क्या है, एनजेएसी कमेटी में नियुक्त करेंगे। तो हमने देखा कितने सदस्य हो गए टोटल, एक चीफ जस्टिस हो गया, एक चीफ जस्टिस हो गया, दो क्या है, चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज हो गए, एक कौन हो गया, एक लॉ मिनिस्टर हो गया, और साथ में दो ये अन्य सदस्य हो गए, जिनको कौन चुन रहा है, भारत का प्रधानमंत्री, सीजेआई और विपक्ष का नेता। तो दो और एक, तीन, चार और दो, छह लोग मिलकर क्या है, एनजेएसी के कौन होते हैं, सदस्य होते हैं। तो एनजेएसी क्या करती है, अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रावधान, अन्य अध्यक्ष जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए प्रावधान करती है। तो हमने देखा एनजेएसी। अब बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ। तो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यह जो शपथ लेंगे वह भी राष्ट्रपति के समक्ष ही क्या लेंगे, शपथ लेंगे। तो शपथ भी राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, या फिर राष्ट्रपति द्वारा किसी नामित व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। और जो शपथ है वो अनुसूची 3rd शेड्यूल, अनुसूची 3, तो जो 3rd शेड्यूल है उसके हिसाब से यह क्या लेंगे, अपनी शपथ लेंगे। तो इनकी शपथ, नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा, शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नामित किसी व्यक्ति के समक्ष यह शपथ लेते हैं। तो अब बात करेंगे आर्टिकल 125। तो आर्टिकल 125 में इनके पे एंड अलाउंसेस की बात की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे और उनके वेतन और भत्ते क्या होंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनके वेतन और भत्ते क्या हैं, संसद द्वारा तय किए जाते हैं, पार्लियामेंट द्वारा तय किए जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते हैं यह पार्लियामेंट द्वारा क्या है, विधि बनाकर फिक्स किए जाते हैं। लेकिन जब क्या है, इनके जो वेतन और भत्ते होंगे उनमें क्या है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और डिसाइड किसके द्वारा होते हैं, पार्लियामेंट द्वारा होते हैं, विधि बनाकर करती है। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और अगर तीसरी बात करें तो जो देश की संचित निधि होती है, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड जो होता है, उस पर क्या होते हैं, इनके वेतन और भत्ते कंसोलिडेटेड फंड से मिलते हैं, माफ कीजिएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्ते संचित निधि से प्राप्त होते हैं। और इनके वेतन में क्या है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और पार्लियामेंट द्वारा विधि बनाकर डिसाइड किए जाते हैं। अब बात करें आर्टिकल 126 की। तो आर्टिकल 126 में दे रखा है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात की जाए तो अगर हम एक्टिंग चीफ जस्टिस देखें तो जब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वह क्या है, वह अपने कार्य करने में असमर्थ है, या तो उसको पद से हटा दिया गया हो, चीफ जस्टिस को या तो पद से हटा दिया गया हो, क्या साबित कदाचार या असमर्थता के तौर पर, या फिर क्या है उसके पद में रिक्ति हो किसी अन्य वजह से, या फिर वह अपने कार्य करने में क्या है सक्षम ना हो, ऑफिस ज्वाइन करने में सक्षम ना हो, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। तो जिस प्रकार से जो भारत का चीफ जस्टिस होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसी प्रकार से एक्टिंग चीफ जस्टिस की भी नियुक्ति क्या है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो हमने देखा ये जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, तो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ कन्फ्यूजन रहता है, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस का प्रावधान है,
सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस का तो प्रावधान है, लेकिन जो बाकी के न्यायाधीश होते हैं, बाकी के जो जस्टिस होते हैं, तो बाकी के न्यायाधीशों के लिए एक्टिंग जजेस का प्रावधान नहीं है। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस का तो प्रावधान है, लेकिन एक्टिंग जो जस्टिस हैं या जजेस हैं, एक्टिंग जजेस का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो एक्टिंग जजेस का प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक्टिंग चीफ जस्टिस का प्रावधान है, लेकिन हाई कोर्ट में क्या है, अगर स्टेट के हाई कोर्ट की बात किया जाए तो वहाँ पे एक्टिंग जजेस का प्रावधान है। तो हमने देखा एक्टिंग चीफ जस्टिस आर्टिकल 126, तो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जो चीफ जस्टिस होगा वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अगर आप बात करें एडहॉक जजेस की, तो जो एडहॉक जजेस होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। तो एडहॉक जजेस की नियुक्ति की जरूरत कब पड़ती है? तो जब क्या है, सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा ना हो रहा हो, गणपूर्ति। मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, काम का जो भार है वो अत्यधिक हो गया है और इसका कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है, गणपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे समय में क्या होता है, ऐसे समय में एडहॉक जजेस को नियुक्त किया जाता है, एडहॉक जजेस को नियुक्ति की जाती है। और ये जो एडहॉक जजेस की नियुक्ति की जाती है वह की जाती है किसके द्वारा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा। अब यहाँ जो है हमने देखा था जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन अगर एडहॉक जजेस की बात करेंगे तो एडहॉक जजेस की अगर बात की जाए तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। लेकिन क्या है, परामर्श किससे लेता है? पहले परमिशन लेगा किससे? राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति से पूर्व में परामर्श लेगा या उससे जो है परमिशन लेगा, और उसकी पूर्व परमिशन पर क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा एडहॉक जजेस को नियुक्त कर दिया जाता है। कब? जब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोरम पूरा ना हो रहा हो और कार्य का अतिरिक्त भार हो। तो ऐसे में क्या करता है, जो हाई कोर्ट होंगे, हाई कोर्ट से ऐसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने लायक क्वालिफाइड है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक क्या अधिवक्ता रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन पर एडहॉक जजेस की नियुक्ति कर दी जाती है। तो हमने देखा आज आर्टिकल 124, और इसमें हमने देखा कि हमारी न्यायपालिका किस तरह की न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है, और फेडरल कोर्ट की स्थापना किस तरह से हुई थी। न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल की बात की हमने, न्यायाधीशों की क्वालिफिकेशन देखी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी आर्टिकल 124 में दे रखी है, एनजेएसी को पढ़ा। अगर हम इनकी शपथ और आर्टिकल 125 में पे एंड अलाउंसेस, आर्टिकल 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस एंड आर्टिकल 127 में एडहॉक जजेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जो वीडियो है अपनी जुडिशरी को लेकर यह समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार पढ़ने के बाद इसके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठा के इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।